Hello, good morning, students. Students, today we are going to discuss about 10 assertive reason type question and their answer. So before one days we have discussed about 10 also assertive reason question and their answer. So students, today we are going to discuss only 10 assertive reason type question. So without wasting time, let's start. चलिए बच्चों, आज हम लोग 10 असर्सिव रीज़न क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। कल 10 असर्सिव और रीज़न टाइप क्वेश्चन आपको बताया गया था और उसमें थोड़ा टाइम टेकन हुआ क्योंकि आपको थोड़ा सा बताने में समय लगा। ठीक है, तो समय ज़्यादा लगने की वजह से दिक्कत हुई। ठीक है, तो 10 असर्सिव रीज़न क्वेश्चन कल मैं बता चुका हूँ। आज हम लोग 10 और डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, 10 और में 11 नंबर क्वेश्चन 10 में कल डिस्कस हम लोग कल कर चुके हैं, तो हम लोग अब 10 और करेंगे। तो यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन शुरू होगा। असर्शन में क्या दिया है, देखो असर्शन में ऐसे दिया जाता है। असर्शन का एक स्टेटमेंट है और एक रीजन का स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट देखिए, अगर दोनों सही है तो इसका मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। इसके बाद देखिए, क्या असर्शन रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि क्या रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा। तो अगर सपोज करिए रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा तो आप बताएंगे बोथ असर्शन, जैसे दोनों करेक्ट हैं बताएंगे बोथ असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट या बोथ आर ट्रू, बट रीजन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और नहीं है बताएंगे रीजन डू नॉट रीजन आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, तो चलिए रीजन में क्या कह रहा है, असर्शन में क्या कह रहा है, पहले असर्शन को देखा जाए। कह रहा इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। वेरी गुड। ये असर्शन में कह रहा है कि कोई भी जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है उसमें टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, जितना रिएक्टेंट टोटल रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही उसमें टोटल प्रोडक्ट का भी मास होना चाहिए। क्या ये सही है? तो बेटा ये 100% सही है। कोई भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन है तो उसमें उस रिएक्शन में जितने टोटल रिएक्टेंट का मास होगा, उस जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन आपको दे रहा है, ठीक है, उस केमिकल, जैसे सपोज करिए केमिकल रिएक्शन दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट कर दिया तो ये बना दिया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस लिबरेट किया। अब ये रिएक्टेंट हो गया और ये रिएक्टेंट हो गया और ये दोनों प्रोडक्ट हो गए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जितना टोटल मास रिएक्टेंट का है, इस यहाँ पे जो टोटल मास रिएक्टेंट का है बच्चों, यह क्या टोटल मास प्रोडक्ट का भी है? तो सही है। जितना मास टोटल रिएक्टेंट का होगा, किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात हो रही है जो कम्प्लीटली बैलेंस हो, तो उसमें जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही टोटल मास प्रोडक्ट का होगा। तो हमारा असर्शन तो करेक्ट है, असर्शन एकदम सही बता रहा है। अब हम रीजन चेक कर लें, क्या रीजन क्या बता रहा है। रीजन में कह रहा है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के समय में मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट मीन्स होता है उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो इसे हम नष्ट कर सकते हैं। ये बात हो रही है। रीजन को फिर से देखा जाए। रीजन में कह रहा है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, इसका मतलब जो मास है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं नॉर डिस्ट्रॉयड, ना तो हम ख़त्म कर सकते हैं ड्यूरिंग केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के समय में जब कोई केमिकल चेंज होता है तो उसमें मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, क्या ये सही है? तो ये भी एग्जैक्ट सही है बेटा। क्या है? ये भी एग्जैक्ट सही है। तो हमने देखा कि जो हमारा असर्शन था वो भी सही है और जो रीज़न है वो भी सही है। अब बात ये हो रही है कि देखिए कि दोनों में कौन करेक्ट एक्सप्लेनेशन किसका दे रहा है। तो असर्शन में कह रहा है कि जो टोटल मास रिएक्टेंट का होना चाहिए किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, क्या टोटल मास रिएक्टेंट के इक्वल होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जब टोटल मास रिएक्टेंट के इक्वल हो रहा है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, इसका मतलब केमिकल चेंज में मास में कोई चेंजिंग नहीं हुई। ठीक है, इट मीन्स ये हुआ कि जो रीज़न हमें बता रहा है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल चेंज, तो ये भी सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है किसका? असर्शन का।
ठीक है, करेक्ट इसलिए दे रहा है क्योंकि ये भी बता रहा है कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल चेंज के समय पर। ठीक है, तो सही बात है भाई। और उसमें भी वही बता रहा है जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का होगा। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तभी तो बनेगा जब उसमें कोई केमिकल चेंज होगा। तो केमिकल चेंज के समय भी रिएक्टेंट का मास इक्वल है किसके, प्रोडक्ट के मास से। ठीक है, मतलब कोई चेंज नहीं है। और वही चीज़ यहाँ पर भी बात हो रही है, यहाँ पर भी बताया गया कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। केमिकल चेंज होते समय मास में ना तो कोई मास को हम क्रिएट करेंगे ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारा ए का। तो हम किस ऑप्शन में देखते हैं जिसमें दोनों सही हो और हमारा रीजन जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का हो। तो चलिए अब एकदम शुरू में चलते हैं तभी क्लियर होगा बेटा। चलिए शुरू में आ गए, देखिए कौन सही है। देखो दो में ही दे रहा है। अब इसमें देखो पहले दोनों में कौन, ए और आर दोनों सही है। तो देखो पहले में दे रहा ए और आर दोनों सही है, दूसरे में भी कह रहा ए और आर दोनों सही है। अब आगे देखो, आगे कह रहा आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो भाई जो अभी हमने पढ़ा उसमें तो आर तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का था, लेकिन दूसरे में कह रहा आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरे में आपको बता रहा कि जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन हमने आपने अभी अभी देखा कि ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें ए और आर दोनों सही हो और जिसमें आर मीन्स हुआ रीजन, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता हो ए का। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। तो आपको बच्चों समझ में आ रहा होगा, हम लोग क्वेश्चन 11 डिस्कस कर लिए। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। चलिए और थोड़ा इसका आंसर भी देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग देखो दे भी रहा है कि आंसर ए सही है। आंसर ए क्या है, सही है। दिस इज ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि ये कंजर्वेशन ऑफ मास के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 देखा जाए। 12 में है असर्शन में क्या कह रहा है, आयरन आर्टिकल्स आर पेंटेड, किसी आयरन आर्टिकल को पेंट किया जाता है सो एज प्रिवेंट देम फॉर रस्टिंग, उसे रस्ट से बचाने के लिए। अच्छे से बेटा अंडरस्टैंड करिए नहीं तो मज़ा नहीं आता ना। देखो असर्शन में कह रहा है कि कोई आयरन की छड़ है, आयरन की कोई प्लेट है, ठीक है कुछ भी है, तो उसको आप पेंटेड करते हो, पेंट करते हो किससे प्रिवेंट करने के लिए, रस्टिंग से, उसमें रस्ट ना लगे। तो भाई सही है, एकदम एग्जैक्ट सही है, क्योंकि किसी भी आयरन आर्टिकल को हम लोग पेंट करते हैं, इसलिए पेंट करते हैं क्योंकि रस्टिंग से वो हमें प्रिवेंट कर सके, बचा सके। तो असर्शन तो सही है। अब रीज़न देख लो क्या कह रहा है। रीज़न कह रहा है बेटा, रीज़न थोड़ा देख लिया जाए। रीज़न हमें आपको थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए भाई, ये ऊपर नीचे जा रहा है, 1 मिनट, हाँ ठीक है। चलिए रीज़न कह रहा है व्हेन द सरफेस ऑफ आयरन इज कोटेड, जब किसी आयरन की, सपोज करिए कोई छड़ है, ठीक है, आयरन की कोई क्या है, कोई भी छड़ है, तो कह रहा है व्हेन सरफेस ऑफ आयरन, तो आयरन का जो ये सरफेस है, ऊपरी जो लेयर है, निचली जो लेयर है, ये सारी लेयर, ठीक है, ये आयरन से कोट, कह रहा है व्हेन सरफेस ऑफ आयरन इज कोटेड, जब आयरन की सरफेस को कोटेड किया जाता है पेंट की हेल्प से, पेंट के द्वारा। इसका मतलब ये हुआ कि आयरन की जो छड़ है इसको चारों तरफ से पेंटेड कर दिया जाता है, ठीक है, उसी को बोल कह रहा है कोटेड किया जाता है। आगे इट्स सरफेस डज नॉट कम इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, तो कहता है कि इसका जो सरफेस है बाहर पूरा जो, जैसे भाई आप थोड़ा सा समझिए बच्चों, जैसे सपोज करिए कि ये देखिए ये एक आयरन की प्लेट है, आयरन की क्या है, ये प्लेट है, ठीक। इस आयरन की प्लेट को कह रहा है चारों तरफ से पेंटेड कर दो। जब आप चारों साइड से इसे आप पेंटेड कर दोगे, ये मैंने पेंटेड कर दिया, पेंट हो गया, तो आयरन और ऑक्सीजन या वाटर के बीच की एक लेयर बन गई पेंट की। किसकी लेयर बन गई, पेंट की। तो इसका मतलब ये पेंट जो है, कोई भी ऑक्सीजन आ रही है, कुछ भी और आ रहा है, तो ये पहले किस पे अटैक करेगा, पेंट पर, ठीक है। तो पेंट इन सब चीज़ों को रोकेगा, क्या करेगा, रोक लेगा, और आयरन को रस्टिंग से सेपरेट करेगा, बचाएगा, ठीक है। ये बात कर रहा, कह रहा व्हेन सरफेस ऑफ आयरन इज कोटेड विद पेंट, जब आयरन के सरफेस को पेंट से कोटेड कर दिया जाता है या पेंटेड कर दिया जाता है, तो इट्स सरफेस डज नॉट कम टू कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन, तो इसका सरफेस ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आता है। तो सही है, नहीं आता है। देयरफॉर रस्टिंग डज नॉट टेक प्लेस, तो वहाँ पे रस्टिंग नहीं हो पाती है। तो ये बेटा एग्जैक्ट सही बता रहा आपको। यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा असर्शन था ये भी करेक्ट सही है और रीज़न भी करेक्ट सही है, और रीज़न जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन
असर्शन की कर रहा है। तो हमारा कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? ए, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था। चलो आंसर देखा जाए, आंसर में भी ए दे रहा है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ए ऑप्शन में ही कह रहा है कि बोथ assertion and reason are correct and reason is correct explanation of assertion। तो ये जो है राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। असर्शन में कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन चेंजेस द फिजिकल एंड केमिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। बढ़िया है क्वेश्चन, अच्छे से समझिए बेटा। जो असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन होते हैं इनको बहुत बेहतर तरीके से पहले अंडरस्टैंड करिए, इसको अच्छे से पहले पढ़ लीजिए, तब समझिए, तब बताइए कि क्या सही है क्या नहीं है। बिना ऐसे किए तुक्का मत मारिए, क्योंकि जो है हमेशा किस्मत ना लकी नहीं रहता है, इसलिए बिना ऐसे जो असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन हैं, स्टेटमेंट युक्त क्वेश्चन होते हैं, इनको हम लोगों को बहुत बेहतर तरीके से पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए। चलिए, तो असर्शन में कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन चेंजेज, जो केमिकल रिएक्शन होता है वो चेंजेस द फिजिकल एंड केमिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। जो केमिकल रिएक्शन चेंज होता है आगे चेंजेस द फिजिकल एंड केमिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, वो कह रहा है डिपेंड करेगा उस सब्सटेंस के फिजिकल और केमिकल स्टेट पर। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन और देखना है। ठीक है, चलिए ठीक है, देखा जाए। चलिए भाई देखा जाए ये क्या कह रहा है, समझिए भाई ये क्या कह रहा है बेटा। असर्शन में कह रहा है केमिकल रिएक्शन चेंजेस द फिजिकल एंड केमिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें जो चेंजिंग होती है वो कह रहा है डिपेंड करती है उस सब्सटेंस के फिजिकल और केमिकल स्टेट पर। तो भाई सही है बेटा, इसका मतलब समझिए, बहुत बढ़िया चीज़ें बता रहा हमको आपको। ये कह रहा है कि कोई भी सब्सटेंस है, मान लीजिए ऑक्सीजन है और इसका जो फिजिकल स्टेट है क्या है, ये गैस है। सपोज करिए H2O है, इसका जो फिजिकल स्टेट है क्या है, लिक्विड है। ठीक है, तो ये बात कर रहा है, कह रहा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कराते हो तो उसमें जो सब्सटेंस हैं क्या वो डिपेंड करता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो क्या वो डिपेंड कर रहा है कि उसमें जो रिएक्टेंट हैं, ठीक है, उसमें जो रिएक्टेंट प्रेजेंट है, रिएक्टेंट के फिजिकल और केमिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो कर रहा है भाई, ठीक है, क्योंकि फिजिकल और केमिकल स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करेगा तभी कोई बेटर केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो सकती है। कोई भी बेटर केमिकल रिएक्शन प्रोसीड तभी होगी, ठीक है, जब वो जो है कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड तब होती है बेटा जब देखा जाता है कि रिएक्टेंट के स्टेट कैसे हैं, जो रिएक्टेंट हम रिएक्ट करा रहे हैं उनके स्टेट कैसे हैं। ठीक है, स्टेट मेन होते हैं कि अगर आप स्टेट मान लीजिए सॉलिड है और आपको बनाना कुछ और है तो बन जाएगा कुछ और, या रिएक्टिव कम होगा, तो बहुत सारे ना ऐसे टर्म्स आते हैं। इसीलिए असर्शन करेक्ट बता रहा है। असर्शन कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन चेंजेस, कोई भी केमिकल रिएक्शन चेंज होती है। फिर आगे कह रहा है फिजिकल एंड केमिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो चेंज होती है वो डिपेंड करती है सब्सटेंस के फिजिकल और केमिकल स्टेट के ऊपर, तो इट इज़ करेक्ट। अब रीजन में क्या कह रहा है भाई, देखा जाए। रीजन में कह रहा है बेटा व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर। अब देखो वाटर का स्टेट इसने दे दिया, बहुत बड़ी बात है, देखो वाटर का स्टेट दे दिया लिक्विड। ठीक है, ये है इसका फिजिकल स्टेट, इसलिए डिपेंड करती है, इसीलिए कोई भी केमिकल रिएक्शन डिपेंड करती है उस कोई भी जो रिएक्टेंट में सब्सटेंस है उनके फिजिकल और केमिकल स्टेट के ऊपर। ठीक है, तो रीजन में कह रहा है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू वाटर, जब वाटर में आप इलेक्ट्रिक, अब देखो यही बहुत बड़ी बात है बेटा, बहुत बड़ी बात कर रहा है, इसलिए डिपेंड करती है। जैसे वाटर है बेटा, ठीक है, वाटर का एक स्टेट लिक्विड है और दूसरे स्थान पे वाटर का एक स्टेट सॉलिड में है। अगर हम करंट दोनों में पास कराएं तो करंट सबसे बढ़िया फ्लो करेगा लिक्विड वाले स्टेट में, क्योंकि इसमें जो भी तो वैसे न्यूट्रल होता है, लेकिन अगर मिनरल कंटेन है तो इसमें कुछ न कुछ आयन होंगे। ठीक है, तो इसमें करंट थोड़ा ज़्यादा तेज़ी के साथ प्रोड्यूस करेगा और इसमें करंट बहुत कम प्रोड्यूस करेगा। तो ये भाई अब देखो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिक पास आपने कराया तो इसमें रिएक्शन तेज हुआ, इसमें रिएक्शन स्लो हुआ। तो भाई अब दोनों एक ही चीज़ है लेकिन स्टेट का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है?
स्टेट, यहाँ लिक्विड है और यहाँ सॉलिड है। इसीलिए ये जो असर्शन में बताया कि केमिकल रिएक्शन चेंज होता है किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल और केमिकल स्टेट के ऊपर, तो सही है भाई। अब आगे रीज़न में इसने बताया कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास करिए वाटर में और वाटर का स्टेट लिक्विड है, इट डिकम्पोजेज टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। तो ये डिकम्पोज करके प्रोड्यूस करेगा ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैसेस। तो बेटा ये भी सही है। जैसे सपोज करिए ये H2O है और इसका स्टेट लिक्विड है, ठीक है, ये हमने 2 मोल ले लिया। अब ये कह रहा किसमें आप पास कराइए इलेक्ट्रिक करंट। क्या पास कराएंगे? इलेक्ट्रिक करंट। ये है आपका इलेक्ट्रिक करंट। जैसे आप पास कराते हो तो ये हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में अलग हो जाएगा और साइड में आपका ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी, ऑक्सीजन गैस भी निकलेगी, ठीक है। तो ये बात हो रही है। इसका मतलब हमने दोनों स्टेटमेंट पढ़ा, हमने रीज़न भी पढ़ा, असर्शन भी पढ़ा, तो दोनों करेक्ट हैं। लेकिन एक बात और है, अब जो ये रीज़न है ये बेटर एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रही है किसका? असर्शन का। असर्शन तो एक प्रॉपर्टी बता रहा है बेटा। असर्शन देखो, असर्शन तो एक प्रॉपर्टी बता रहा हमको आपको कि केमिकल रिएक्शन चेंज तभी होगा, ठीक है, या केमिकल रिएक्शन चेंजेस जो होता है, केमिकल रिएक्शन में जो चेंजिंग होती है वो डिपेंड करती है उस रिएक्टेंट में प्रेजेंट जो भी रिएक्टेंट हैं उनके फिजिकल और केमिकल स्टेट के ऊपर। तो ये तो प्रॉपर्टी बताया। लेकिन अब ये जो रीज़न बताया कि जब कोई इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो वाटर में तो वो डिकम्पोज करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो स्टेटमेंट तो इनका भी करेक्ट है, लेकिन आर जो है ये बहुत बेस्ट एक्सप्लेनेशन या बेटर एक्सप्लेनेशन नहीं है। किसका नहीं है? असर्शन का। इसीलिए अब आप ऐसा आंसर देखिए जिसमें असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट हों, बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो देखिए ऑप्शन बी आपका सही है। और बी में अगर आप कैसे सही है, क्योंकि आप शुरू में एकदम जाएंगे तो आपको भी मैं फिर दिखाने चल रहा हूँ। देखिएगा अभी आप देखो, ये शुरू में देखो ए बी, जिसमें ए और आर दोनों सही हो लेकिन आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। पहले में अगर चलते हो तो इसमें भाई ए आर दोनों सही है, इसमें भी आर दोनों सही, लेकिन इसमें अगर आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का होता तब ये सही होता। अब हमने देखा कि बी में कह रहा है तो ए और आर दोनों सही है लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन सही है हमें, क्योंकि जो हमने क्वेश्चन देखा उसमें यही मैच कर रहा है। ए आर दोनों सही है लेकिन जो रीज़न है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का नहीं है, तो हमने बी ऑप्शन को टिक किया, बी सही है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 13 हम हो गया, अब हम लोग 14 भी हो गया, 14 नहीं हुआ नहीं हुआ। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोजेज टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा बेटा कि कैल्शियम कार्बोनेट, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, कह रहा व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, जब हम इसको हीट करते हैं तो हमको आपको मालूम होना चाहिए क्या बनेगा बेटा, अच्छे से रटो। ये है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही हीट करोगे बेटा तुरंत सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड बना, प्लस और क्या बना? प्लस साथ में CO2 गैस लिबरेट हुई। कौन गैस लिबरेट हुई? CO2। और ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बिकॉज बिफोर 1 days we have discussed about decomposition reaction, but now tomorrow I will again revise to you, ठीक है, about decomposition reaction. Decomposition reaction are those type of reaction in which a compound which are break down into 2 or more simpler component. बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कोई कंपाउंड ब्रेक हो 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट। तो हमने देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, फिर कह रहा कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो भाई हमने रिएक्शन में देखा सही है। इसका मतलब ये हुआ असर्शन आपका एकदम सही है, करेक्ट है। रीज़न देख लिया जाए, रीज़न क्या कह रहा है? रीज़न में कह रहा है कि द डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस ऑन एप्लीकेशन ऑफ इट, Therefore it is an endothermic reaction। बेटा ये गलत बता रहा है, क्योंकि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा आई थिंक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक नहीं होता है, ठीक है। कैसा रिएक्शन होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑप्शन देखा जाए क्या बता रहा है? ऑप्शन सही है हम लोगों का।
देखो ऑप्शन बी सही है। अब देखो ऑप्शन बी क्या कहता है, ऑप्शन बी ये कहता है कि एक मिनट भाई, थोड़ा देखा जाए। आई थिंक ओके बेटा, थोड़ा सा रीज़न वाला क्वेश्चन सही से देखना है। देखो ऐसा होता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है इसमें थोड़ा केयर करना है। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में वैसे डिकेइंग कराने के लिए हमें हीट देना पड़ता है, ठीक है, तो हीट देना पड़ता है। लेकिन एक बात और है, जैसे कुछ नेचुरली जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं जो अपने आप डिकेइंग होते हैं, ठीक है, तो उसमें हीट भी इवाल्व होती है, हीट भी निकलती है। तो ऐसे जो डिकम्पोजिशन है वो थोड़ा सा एक्सोथर्मिक होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात कर रहा है ये समझने वाली बात है। ये कह रहा है द डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। बहुत बड़ी बात, एप्लीकेशन ऑफ हीट। इसका मतलब थोड़ा समझिए बेटा, जैसे अभी हमने एक रिएक्शन दिखाया आपको कैल्शियम कार्बोनेट का, हमने इसको क्या किया, हीट किया। कहने का मतलब ये हुआ कैल्शियम कार्बोनेट को हमें हीट देना पड़ा। हीट देने के बाद इसमें ब्रेकिंग शुरू हुई। इसका मतलब ये पहले हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और जो पहले हीट को एब्जॉर्ब करता है वो एक इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन होता है बेटा, इंडोथर्मिक, ठीक है, ये थोड़ा केयर करना है बेटा। तो कह रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट, देयरफॉर इट इज़ एन एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सही है, गलत नहीं कह रहा है। कह रहा है बेटा जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये एप्लीकेशन ऑफ हीट की बात करता है, मतलब हीट को एब्जॉर्ब करके तब ये टू और मोर सिंपलर कंपोनेंट में ब्रेक होता है। तो जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब की बात आएगी वहाँ पे इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो ये बात तो सही है, लेकिन ये बहुत बेस्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन की नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ए और आर दोनों सही है। बात समझिए, यहाँ पर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन की नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन बी आपका राइट होगा। और बी में कह भी रहा है, देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स CO2 एंड CO। देता तो है लेकिन हीट देने पर गिव्स हीट दिया जाता है, मतलब हीट को एब्जॉर्ब करता है, इंडोथर्मिक तब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 15 पे असर्शन में है जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। चलो दिखाओ, जिंक है, इसको रिएक्ट करा दो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ। जैसे कराते हो बेटा वैसे बना देता है ZnSO4, जिंक सल्फेट बना देगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। तो ये आपको रिएक्शन हो गया ये। और रिएक्शन है कैसा, ये भी थोड़ा सा ध्यान देखने वाली बात है। यहाँ पे देखिए बेटा, ये यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप का है। कैसा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है उसके पोजीशन से, ठीक है, और वहाँ स्वयं चला जा रहा है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पे थोड़ा देखा जाए कि देखो कह रहा है जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक को जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे बनेगा जिंक सल्फेट, तो बना भी हमने दिखाया, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई, और ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो भैया एकदम करेक्ट है, असर्शन सही है, ठीक है। रीज़न देख लिया जाए, रीज़न क्या कह रहा है बेटा, रीज़न कह रहा है कि जिंक रिएक्ट विद ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया। ये कह रहा है कि यदि जिंक मेटल, जिंक सॉलिड फॉर्म में है, ये कह रहा है कि अगर इसको ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करा दिया जाए, ऑक्सीजन गैस के साथ, तो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कराने के लिए आपको जिंक 2 मोल लेना पड़ेगा, और रिएक्ट करने के बाद ये बनाएगा बेटा 2ZnO, जिंक ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड। तो देखा जाए क्या रीजन सही है। देखो जिंक को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा, तो भैया एकदम करेक्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन की बात अगर करें, रीज़न जो है ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये असर्शन के बारे में कुछ नहीं बता रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो है असर्शन भी सही है, हमारा रीज़न भी सही है, बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, तो हमारा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि बी ऑप्शन में ही दिया हुआ है। देखो दिया भी है, इसमें थोड़ा देख लिया जाए आंसर बी में क्या कह रहा है। आंसर बी आएगा। कह रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 16 है चिप्स मैन्युफैक्चरर्स। चिप्स भाई जो आप लोग खाते हो, ठीक है, चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजली, ठीक है, यूजली आइलस बैग्स,
ठीक है, मतलब आइलस बैग्स होता है जो मॉइस्चर फ्री हो, कैसा हो, मॉइस्चर फ्री बैग हो। ऑफ चिप्स विद अ गैस, लेकिन चिप्स को भी एक गैस के साथ ही फिलअप किया जाता है। सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट, जैसा कि नाइट्रोजन उसको प्रिवेंट करता है द चिप्स को फ्रॉम कहाँ, गेटिंग ऑक्सीडाइज से, ऑक्सीडाइज से नाइट्रोजन उसको प्रोटेक्ट करता है। अब देखो क्या ये बात सही कह रहा है, क्या ये बात सही कह रहा है? तो देखा जाए इसको, तो बच्चों जो ये बात कर रहा है इसकी बात समझिए। कह रहा है एक चिप्स जो हम लोग खाते हैं ये मैन्युफैक्चर जब इसको बनाया जाता है तो इसको आइलस बैग में रखा जाता है, इलस बैग में रखा जाता है। इलस बैग मीन्स ऐसा बैग जो मॉइस्चर फ्री हो, ठीक हो, उसमें रखा जाता है। लेकिन जब उसको रखा जाता है तो उसमें जैसे नाइट्रोजन को गैस को फिलअप किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन गैस उस चिप्स में जो कंपोनेंट है वो ऑक्सीडाइज होने से बचे, ठीक है। तो ये क्या बात कर रहा है, क्या सही कह रहा है, गलत कह रहा है? तो ये बेटा करेक्ट सही कह रहा है, गलत नहीं कह रहा। उसमें नाइट्रोजन गैस ही फिलअप की जाती है जिससे कि वो ऑक्सीडाइज ना हो पाए, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाएगा यदि, तो क्या करेगा आपको मालूम है, वो मॉइस्चर युक्त हो जाएगा और वो खाने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। अब रीज़न क्या कह रहा है, रीज़न देखा जाए। रीज़न कह रहा है दिस इंक्रीज द टेस्ट ऑफ चिप्स। अब ये बात समझिए, कह रहा नाइट्रोजन को जो मिलाया जाता है, क्या नाइट्रोजन को मिलाने से उसका जो टेस्ट है वो इंक्रीज़ कर जाता है? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। नाइट्रोजन को मिलाने से उसका टेस्ट इंक्रीज़ नहीं होगा, ठीक है। एंड हेल्प टू दियर डाइजेशन, और क्या हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है? तो नहीं, कोई बात ऐसी नहीं है। इसका मतलब रीज़न सही नहीं लग रहा, रीज़न गलत है बेटा। असर्शन तो सही हमारा है लेकिन रीज़न रॉन्ग है। तो ऐसा आप ऑप्शन देखिए जिसमें असर्शन सही हो, रीज़न रॉन्ग हो। तो ये ऑप्शन सी में है। आप ऊपर से मैं दिखाया था तो एक बार ऊपर करके आप देख लिया करो, ठीक है। और मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, एक बार आप देख लीजिए। सबसे ऊपर चला जाए, देखो ये दे रहा है, देखो किस ऑप्शन में ए सही है आर गलत है। देखो ये कह रहा है सी में ए इज ट्रू। ऐसा देखो, अब इस जो हमने अभी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 को देखा उसमें असर्शन तो सही है लेकिन रीज़न गलत है, फॉल्स है। तो ये किस ऑप्शन में सही होगा? सी। तो आपका समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। 16 तो हो गया, हाँ 17। तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दिया है, देख लो। कह रहा है नाइट्रोजन बीइंग एंटीऑक्सीडेंट, नाइट्रोजन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में बिहेव करता है और प्रिवेंट करता है चिप्स को फ्रॉम ऑक्सीडाइज से, ठीक है। अब बहुत बढ़िया आंसर है ये। कह रहा है नाइट्रोजन बीइंग एंटीऑक्सीडेंट, नाइट्रोजन बीइंग एंटीऑक्सीडेंट एंड विच आर प्रिवेंट टू चिप्स फ्रॉम बीइंग ऑक्सीडाइज। नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में बिहेव करता है और ये चिप्स को हमें ऑक्सीडाइज होने से सेपरेट करता है, बचाता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, उसमें जो असर्शन दिया है वो क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड एक्सपोजर माने होता है वो एक्सपोज होता है, फैलना शुरू होता है, रिएक्शन शुरू करता है किसकी प्रेजेंटेशन में? सनलाइट की प्रेजेंटेशन में। कौन करता है? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला, सिल्वर का सिंबल क्या है? Ag, और क्लोराइड का फार्मूला Cl। फार्मूला हो गया AgCl। तो ये हुआ बेटा। एक्चुअली स्टूडेंट, टुडे आई एम सफरिंग फ्रॉम थ्रोट प्रॉब्लम लाइक एज कफ एटसेट्रास, सो सॉरी फॉर देट। तो यहाँ पे बेटा जो क्वेश्चन है, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न ग्रे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक, ओके। तो ये कह रहा है आपसे कि एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला देखो पहले, AgCl है। इसको यदि सनलाइट के प्रेजेंटेशन में रख दिया जाए, सनलाइट को हम HNU भी लिख सकते हैं और चाहे आप सनलाइट लिखो इसके ऊपर, ठीक है, रखेंगे तो कह रहा है टर्न करेगा ग्रे कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर, सिल्वर के फॉर्मेशन में बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। बढ़िया बात। ये कह रहा है बेटा जब सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट के प्रेजेंटेशन में रखते हैं और इसका हम मोल बढ़ा देंगे 2 मोल, जैसे ही रखते हैं वैसे ही ये डिकम्पोज होना शुरू होता है और डिकम्पोज होके वहाँ से सिल्वर मेटल को अलग कर देगा और क्लोरीन गैस बाई प्रोडक्ट में निकल जाएगी, ठीक है। तो देखो ये रिएक्शन कैसा हो रहा है, आप थोड़ा सा केयर करिए। रिएक्शन हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि देखो
एक कंपाउंड ब्रेक होता है टू और मोर सिंपलर कंपोनेंट में, जहां ऐसा रिएक्टेंट दिखे, या सिंपल तरीका देखिए, जहां एरो के पहले, यहाँ पे केयर से देखिए बेटा, नहीं मज़ा नहीं आएगा, जहाँ पे एरो के पहले केवल ओनली वन रिएक्टेंट हो और बाद में प्रोडक्ट कई बनते हो, तो वहाँ ऐसा रिएक्शन कहलाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये जो कह रहा क्या सही है, देखो, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न ग्रे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर एंड डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, एकदम एग्जैक्ट सही है बेटा। ये कह रहा है कि जब सिल्वर क्लोराइड को, अभी मैंने आपको रिएक्शन करके भी दिखाया, सनलाइट के प्रेजेंटेशन में रखने पर ये सिल्वर मेटल को अलग करेगा और साथ में क्लोरीन गैस बाहर होगी, और ये रिएक्शन जो होगा ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा सिल्वर क्लोराइड का। तो हमारा असर्शन जो है ये करेक्ट एग्जैक्ट सही है। रीजन को देख लिया जाए, रीजन क्या कह रहा है, रीजन कह रहा है इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड टेक प्लेस। नहीं भैया, सब्लिमेशन वाला प्रोसेस नहीं होता है बेटा। सब्लिमेशन कैसा प्रोसेस है आपको मालूम है? सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच, सब्लिमेशन आप अच्छे समझिए क्या है। सब्लिमेशन बेटा एक ऐसा प्रोसेस है, सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड विच आर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड स्टेट on heating, vice versa on cooling, then which get in previous form. I repeat again about definition of sublimation reaction. Sublimation reaction is a type of reaction in which a solid which are directly converted into gaseous state on heating without changing in liquid state. Vice versa on cooling is called sublimation process. बेटा sublimation एक ऐसा process है जिसमें किसी सॉलिड को हीट किया जाए और वह सॉलिड हीट करने पर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट ना हो। समझ में आ रहा बेटा? मतलब ऐसा कोई सॉलिड हो जिसको हम हीट करें, हीट करने के बाद वह सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए गैसियस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट ना हो। और जब उस गैसियस फॉर्म को हम, जैसे ये समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कैम्फर है, क्या है? कैम्फर, कैम्फर, ठीक है, कैम्फर है। कैम्फर को हम लोग क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो कैम्फर हीट करने पर लिक्विड फॉर्म में नहीं, ज़्यादा हीट हम करेंगे तो ये गैसियस फॉर्म में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज करिए ये गैस फॉर्म है, कैसा फॉर्म है? ये गैस। अब इसी गैस को अगर हम कूल कर दें तो ये फिर से कैम्फर बन जाएगा। ये प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड विच आर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग without changing in liquid state, vice versa on cooling is called sublimation. ओके, तो यहाँ पे जो बात कर रहा है, यहाँ पे तो भैया सब्लिमेशन प्रोसेस नहीं हो रहा है, यहाँ तो डिकम्पोजिशन हो रहा है। इसका मतलब ये सही नहीं है बेटा, रीज़न हमारा गलत है, असर्शन केवल सही है। तो आंसर में हम बताएंगे, क्या बताएंगे? बताएंगे असर्शन इज करेक्ट बट रीज़न इज फॉल्स। तो देखो किस ऑप्शन में होता है, ये होता है ऑप्शन नंबर सी में, अभी मैं आपको दिखाया था। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? देखो, कह रहा है रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोर्जन। रस्टिंग ऑफ आयरन, कह रहा है रस्टिंग ऑफ आयरन, इट मीन्स क्या हुआ? जब हम आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जब रस्ट लगती है, रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल, आयरन मेटल में जब रस्टिंग होती है, इज मोस्ट फॉर्म ऑफ कोर्जन, ये कोर्जन का बहुत बड़ा फॉर्म है। तो सही है, असर्शन सही है। रीजन कह रहा है द अफेक्ट ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी रिवर्स्ड इफ दे आर लेफ्ट ओपन इन सनलाइट। यदि उसको हम सनलाइट में खुला ऐसे रखें तो कह रहा है कि रस्टिंग ऑफ अफेक्ट ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, जो रस्टिंग ऑफ आयरन का अफेक्ट होता है कैन बी रिवर्स्ड, ये फिर से रिवर्स हो जाएगा इफ़ दे आर लेफ्ट ओपन इन सनलाइट, यदि सनलाइट में इसे खुला छोड़ दिया जाए। तो ठीक है, इसको भी देख लिया जाता है। तो बेटा ये जो बात कर रहा है थोड़ा सही नहीं लग रहा है। ये क्या कह रहा है? रीजन समझिए, रीजन बहुत थोड़ा ज़्यादा समझना है। कह रहा है द अफेक्ट ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का मतलब जो आयरन मेटल है उसमें जो रस्टिंग की प्रोसेस होती है, ठीक है, कह रहा है ये फिर से रिवर्स कर जाती है जब इसको सनलाइट में ओपन छोड़ दिया जाए। तो भैया सनलाइट में ओपन छोड़ दोगे, अगर आप पेंटेड किए रहोगे, ग्रीसिंग किए रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, या आप सनलाइट के प्रेजेंटेशन में इसे रखो या ना रखो,
ठीक है। इसे आप ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रख दो, कहीं जहाँ पे एयर, जहाँ पे आपका क्या कहते हैं सनलाइट ना पहुँच पाए वहाँ भी रखोगे तब भी रस्टिंग होगी। इसका मतलब रीज़न सही नहीं है, रीज़न करेक्ट सही नहीं है। असर्शन क्या कह रहा है बेटा, असर्शन कह रहा है रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। तो भैया ये बेटर सही है, क्योंकि जो रस्टिंग ऑफ आयरन, सबसे ज़्यादा जो रस्टिंग होती है वो आयरन में ही होती है, ठीक है। और यही कोरोजन का फॉर्म है, किसका फॉर्म है, कोरोजन का। तो इट इज़ करेक्ट। तो हमारा असर्शन तो एकदम करेक्ट है, लेकिन रीजन फॉल्स है। तो देखिए किस ऑप्शन में आता है ये। हम लोगों ने कई बार देखा कि इसमें आप आंसर बताओगे असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स, ये ऑप्शन सी में आएगा, ऑप्शन सी इज राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन, क्वेश्चन नंबर 19 और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा। 19 क्या है बेटा, AGBR इज यूज्ड ऑन फोटोग्राफिक एंड एक्सरे फिल्म। क्या सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है फोटोग्राफिक प्लेट एंड कहाँ पर, सिल्वर ब्रोमाइड। तो बेटा ये जो बात कर रहा है अच्छे से समझिए, बहुत बड़ी बात कर रहा है। ये कह रहा है असर्शन में एक स्टेटमेंट आपको दिया गया, पूछा गया बताइए कि सिल्वर ब्रोमाइड एक कंपाउंड है। सिल्वर ब्रोमाइड का फार्मूला होता है AgBr, और Br पे सिंगल माइनस का चार्ज होता है क्योंकि ये हेलोजन है, और Ag एक सिल्वर मेटल है, इसके ऊपर सिंगल प्लस का चार्ज होता है। ये आपको कंफर्म होना चाहिए। चलिए अब ये कह रहा है कि सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज्ड ऑन फोटोग्राफिक एंड एक्सरे फिल्म। तो भैया ये 100% सही है। और जो बच्चे नहीं जानते हैं जान लीजिए कि सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा साल्ट कंपाउंड है, ठीक है, एक ऐसा साल्ट है जिसका यूज किया जाता है फोटोग्राफिक प्लेट पर और एक्सरे फिल्म पर। आपको भूलना नहीं है, अच्छे से रट डालो कि अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड या व्हाट टाइप ऑफ साल्ट विच आर यूज्ड इन फोटोग्राफिक प्लेट और एक्सरे फिल्म, तो आपका आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड। तो बेटा हमारा असर्शन सही है, असर्शन एकदम करेक्ट 100% सही है। असर्शन में कह रहा है कि AGBR यूज्ड इन फोटोग्राफिक एंड एक्सरे फिल्म, तो ये करेक्ट है। रीजन में देखो, रीजन में कह रहा है कि AGBR इज फोटो सेंसिटिव, ठीक है, क्या कह रहा है, फोटो सेंसिटिव एंड चेंजेस टू Ag एंड ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अंडरगोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस। भैया बहुत बढ़िया कह रहा है, देखिए समझिए, इसको भी थोड़ा करके देखा जाए। रिएक्शन में आपको दिखा रहा हूँ, ये कह रहा है AGBR जो हमारा सिल्वर ब्रोमाइड है, ठीक है, ये इज फोटो सेंसिटिव है। फोटो सेंसिटिव का मतलब है, फोटो मीन्स हुआ लाइट, लाइट के प्रेजेंटेशन में AGBR चेंज हो जाता है। जो बच्चों को कम आए वो समझिए बेटा, फोटो सेंसिटिव का मतलब थोड़ा समझिए, फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो मीन्स जो बच्चे नहीं जानते हैं जानिए, फोटो को मीन्स होता है लाइट। इसका मतलब ये हुआ कि AGBR को सनलाइट के प्रेजेंटेशन में रखने पर Ag अलग हो जाएगा, ब्रोमीन अलग हो जाएगा, और ये रिएक्शन कहलाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो चेक कर लिया जाए क्या सही है, नोट कर लो भैया, AGBR है ये, इसका 2 मोल ले लो, और इसको सनलाइट के प्रेजेंटेशन, सनलाइट को हमने बताया केचन्यू भी लिख सकते हो, ठीक है, या सनलाइट नोट करो, ठीक है, और इसके प्रेजेंटेशन में जैसे ही हम रखते हैं बेटा, सही बात है, सिल्वर हमारा अलग हो जाता है और ब्रोमीन मालिक्यूल अलग हो जाएगा, ब्रोमीन मालिक्यूल अलग हो जाएगा। ये Br है बेटा, ब्रोमीन मालिक्यूल अलग हो जाएगा, Br2, ये 2Ag + 2 Br2, और ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे सोचते होंगे सर आप बैलेंसिंग थोड़ा बता दो, तो देखो जैसे ये कह रहा था AGBR, ठीक है, AGBR को हम सनलाइट के प्रेजेंटेशन में रखेंगे तो Ag अलग हो जाएगा प्लस Br अलग हो जाएगा, लेकिन ये दिमाग लगाओ बेटा, ब्रोमीन कभी अकेला नहीं लिखा जाता, ब्रोमीन अपने मॉलिक्यूल फॉर्म में रहेगा तो Br2 होगा। जब ये Br2 होगा तो यहाँ भी ब्रोमीन 2 होना चाहिए, तो यहाँ से हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई दोनों में हो गया, 2 का मल्टीप्लाई Ag में हुआ, 2 की मल्टीप्लाई ब्रोमीन में भी हुआ, तो इसीलिए यहाँ 2Ag हुआ और Br2 हो गया। और ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, चेक कर लीजिए, बिकॉज वी नो अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड विच आर ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर कंपोनेंट, यू नो वेरी वेल। एक ऐसा कंपाउंड जो ब्रेक हो 2 या मोर, 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट में, वो कहलाएगा हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है भी, हमको दिखाई भी दे रहा है, तो आपको मैं रिएक्शन भी दिखा देता हूँ, आप लोग रिएक्शन भी नोट कर लिया करो आंसर में। स्कूल ओपन होगा तो मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा भाई, कॉपी रिकॉर्ड मेंटेन रखिए, इसलिए पढ़ाया जा रहा है जिससे आपको बेहतर आए, ठीक है। तो ये हो गया।
अब दोनों सही है, यहाँ पे चेक करिए क्या क्या सही है। यहाँ पे ए भी सही है, बी भी सही है, और जो आर है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का है। ठीक है, तो देखिए ये ऑप्शन ए में ही हो सकता है। हाँ सही है, ए भी है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है AgBr इज अ केमिकल कंपाउंड, इट इज़ वाइडली यूज्ड इन फोटोग्राफी एज वेल एज फोटोग्राफिक इमल्सन्स। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। कितना बड़ा वीडियो हुआ भैया, 39-40 मिनट का हो गया। बताओ, समझाने में बड़ा टाइम टेकन होता है भाई ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। असर्शन में कह रहा है मैग्नीशियम रिबन कीप्स ऑन बर्निंग इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। कह रहा मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। ठीक है, फिर से देखा जाए क्या कह रहा है, फिर समझा जाए। असर्शन में कह रहा है मैग्नीशियम रिबन कीप माने सुरक्षित रखता है। ठीक ठीक, ये कह रहा है कि मैग्नीशियम में जो रिबन लगा होता है बेटा, ये मैग्नीशियम को कीप करता है, बचाता है बर्निंग से। ठीक है, इन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। क्या सही है? तो बेटा ये 100% सही है। मैग्नीशियम में जो मैग्नीशियम रिबन की बात करता है, मैग्नीशियम में जो रिबन लगा होता है, ये हमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में बर्निंग से सेपरेट करता है, बचाता है। अच्छा, रीजन में क्या कह रहा है भाई, देखा जाए। रीजन में कह रहा है मैग्नीशियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन। मैग्नीशियम नाइट्रोजन, अगर देखो मैग्नीशियम मेटल में यदि मैग्नीशियम रिबन ना लगी हुई हो तो वो जैसे सुनिए, मैग्नीशियम मेटल को हम अपने इन्वायरमेंट में लाते हैं तो नाइट्रोजन भी कुछ न कुछ है, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मैग्नीशियम के कांटेक्ट में आने पर डायरेक्ट रिएक्शन करेगा। लेकिन मैग्नीशियम के ऊपर एक मैग्नीशियम रिबन लगा देने से नाइट्रोजन पहले किसके कांटेक्ट में आएगा? रिबन के कांटेक्ट में आएगा, और रिबन नाइट्रोजन को क्या करेगा? रिपल कर देगा, उसको दूर हटा देगा। ठीक है, उससे रिएक्शन नहीं करेगा और मैग्नीशियम को सुरक्षित रखेगा। क्या करेगा? प्रोटेक्ट रखेगा। ठीक है, बर्न करने से। तो वैसे ही इसमें कह रहा है कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन। मैग्नीशियम डायरेक्ट अगर नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा मैग्नीशियम नाइट्राइड बना देगा। एंड दिस रिएक्शन इज कम्बिनेशन रिएक्शन, और ये रिएक्शन कम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। तो ये भी सही है बेटा। ठीक है, अब ये देख लीजिए कैसे। देखिए, मैग्नीशियम का सिंबल बेटा है Mg। ठीक है, इसका रिएक्शन कराइए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के साथ। तो एक नाइट्रोजन के ऊपर कितनी चार्ज होता है? नाइट्रोजन के ऊपर 2 माइनस का चार्ज होता है। कितने माइनस का? 2 माइनस का चार्ज। सॉरी वेरी रियली सॉरी। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 and 5। तो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, कि 3 की डेफिशिएंसी है यहाँ पे फॉर कंप्लीट टू ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट होने में बेटा यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए नाइट्रोजन के ऊपर हमेशा 3 माइनस का चार्ज आता है। तो बात समझिए, तो यहाँ पे है मैग्नीशियम और यहाँ पे है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो एक नाइट्रोजन के ऊपर 3 माइनस है, तो 2 नाइट्रोजन के ऊपर 6 माइनस है, हमें 6 प्लस चाहिए। तो Mg के ऊपर यहाँ सपोज करिए 2 प्लस है। ठीक है, 2 प्लस है, तो Mg के ऊपर 2 प्लस है। कितना Mg लेना पड़ेगा हमें? आपको यहाँ पे 3 Mg लेना पड़ेगा। 3 2 6 हो जाएगा, और ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनाएगा आपका Mg3N2, और ये नाम है मैग्नीशियम नाइट्राइड। क्या नाम है? मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो ये भी सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा असर्शन भी सही है, हमारा रीजन भी सही है, और जो रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का है। तो ये कंडीशन केवल ऑप्शन ए में फॉलो करेगी, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट होगा। तो बच्चों, आज के लिए बहुत है इतना। 10 क्वेश्चन आपका आज हो गया, कल हुआ। तो पहले चैप्टर से मैं आपको 20 असर्सिव रीजन क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करा के आपको बताया। ऐसे क्वेश्चन आप लोग 20 और करिए। अब होमवर्क है आपको 20। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बहुत हुआ इतना। ठीक है, आप लोग स्कूल देखो 1-2 दिन में खुल जाएगा, तो आप लोग स्कूल आइए, फिर स्कूल में बढ़िया से और मज़ा आएगा पढ़ाने में। ओके बच्चों, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू।